नमस्कार आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है चकेरी। चकेरी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है घावखेड़ा और इसी घावखेड़ा गांव के रहने वाले हैं बालकृष्ण यादव। दरअसल बालकृष्ण जो एक रिटायर्ड फौजी हैं। बालकृष्ण के परिवार में उनकी पत्नी बीरवती के अलावा टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 3 बेटा। पहली बेटी का नाम है गीता, दूसरी बेटी ममता, तीसरा बेटा राजेश, चौथा बेटा गणेश और सबसे छोटा बेटा है श्याम सुंदर। दरअसल बालकृष्ण जब अपनी नौकरी कर रहे होते हैं, उसी दौरान ही पहली बेटी गीता और राजेश की शादी भी कर चुके हैं। लेकिन बालकृष्ण जब अपनी नौकरी से रिटायर्ड होते हैं, तब तक उनकी दूसरी बेटी ममता भी शादी के लायक हो जाती है। इसीलिए बालकृष्ण अपनी दूसरी बेटी ममता की भी शादी करने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देते हैं। तभी उनके दिमाग में उनका दोस्त लक्ष्मण सिंह याद आता है। दरअसल लक्ष्मण सिंह जो उन्हीं के साथ सेना में नौकरी करते थे। लक्ष्मण सिंह के भी परिवार में उनकी पत्नी के अलावा सिर्फ 2 बेटा है, जिसमें बड़े बेटे का नाम है वीरेंद्र और छोटा बेटा है सुरेंद्र। वीरेंद्र जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम है उर्मिला। दरअसल वीरेंद्र जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, ठीक ठाक पैसा भी कमाता है। और वीरेंद्र का छोटा भाई सुरेंद्र भी जो सेना में ही नौकरी करता है। चूँकि इधर सुरेंद्र की भी जब नौकरी लग जाती है, उसके बाद से सुरेंद्र के पिता लक्ष्मण सिंह भी अपने बेटे की शादी करने के लिए एक लड़की का तलाश कर ही रहे थे। इधर बालकृष्ण यादव को जैसे ही लक्ष्मण का बेटा सुरेंद्र याद आता है, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के लक्ष्मण सिंह के घर पे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो हमारी दोस्ती है, क्यों ना इसे रिश्तेदारी में बदल देते हैं। दरअसल बालकृष्ण अपनी बेटी ममता की शादी सुरेंद्र से करने के लिए कहते हैं। शादी करने के लिए जब कहते हैं, उसके बाद से लक्ष्मण सिंह भी इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर रीति रिवाज के तहत ममता और सुरेंद्र की शादी भी हो जाती है। ममता जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो अपने साथ कई तरह के सपने भी लेकर के जाती है। हालांकि जब ससुराल में जाती है तो उसका अच्छा खासा मान सम्मान भी होता है। शुरू में तो समय बेहतर तरीके से गुजरता है, पर जैसे ही कुछ महीनों का समय गुजरता है, तब ममता को लगता है कि जैसे उसने अपने सपनों का राजकुमार सोच रखी थी, सुरेंद्र वैसा नहीं था। दरअसल सुरेंद्र जो भले ही फौज में नौकरी करता था, लेकिन 1 नंबर का शराबी नहीं था, बल्कि अय्यासी भी था। दरअसल ना जाने क्यों ममता को लगता है कि उसके पति सुरेंद्र का उसी की भाभी उर्मिला के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। हालांकि ममता ने कभी अपने आंखों से दोनों को रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। लेकिन ममता के साथ एक और भी प्रॉब्लम होती है। शादी कर अपने ससुराल तो जाती है, कुछ साल का समय भी गुजर जाता है, पर बावजूद इसके ममता कभी मां नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से वो कई सारे डॉक्टरों के भी पास जाती है और जाकर अपनी परेशानी भी बताती है और दवाइयाँ भी खाने लगती है। इधर जब 4 साल का समय गुजरता है, ममता को एहसास होने लगता है कि उसका पति सुरेंद्र उसे दिल से पसंद नहीं करता है, बल्कि सुरेंद्र जब भी छुट्टी लेकर अपने घर पे आता है तो अपनी पत्नी से खींचा खींचा सा रहता है। अपनी पत्नी के बजाय वो अपनी भाभी के नज़दीक ज़्यादा रहने की कोशिश करता है। इसी की वजह से ममता को अपने पति को लेकर के शक हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके ममता इस बारे में अपने पति से कभी पूछताछ नहीं करती है। जब शादी के 4 सालों का समय गुजरता है, आखिरकार ममता अपने मायके में आ जाती है और जब 1 साल का और समय गुजरता है, ममता एक बेटे को जन्म देती है। ममता का बच्चा जब इस दुनिया में आ जाता है, ममता को लगता है कि शायद अब उसका पति सुधर जाएगा। अपने बच्चे को पाकर ममता काफ़ी खुश तो होती है, लेकिन ये खुशियाँ उसके लिए ज़्यादा दिनों तक की नहीं होती है। बल्कि ममता का बच्चा जैसे इस दुनिया में आता है, उसके बाद से सुरेंद्र का बड़ा भाई वीरेंद्र की मौत हो जाती है। दरअसल वीरेंद्र जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम तो करता था, लेकिन थोड़ा दबंग किस्म का व्यक्ति था। वीरेंद्र के अपने ही इलाके के कई लोगों से झगड़ा तकरार हुआ था और उन्हीं लोगों ने मौका देख करके वीरेंद्र की बुरी तरीके से पिटाई कर दिया था।
हालांकि वीरेंद्र को हॉस्पिटल में लेकर जाया तो जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में ही वीरेंद्र की मौत हो जाती है। जिस वक्त वीरेंद्र की मौत होती है उस वक्त वीरेंद्र के टोटल 3 बच्चे होते हैं। इधर वीरेंद्र की जब मौत हो जाती है उसके बाद से उसके घर में दुखों का पहाड़ टूट जाता है, जिसकी वजह से ममता की भी खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती है। पर सुरेंद्र का भाई वीरेंद्र जैसे इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है उसके बाद से सुरेंद्र भी अब अपनी असली रूप दिखाना शुरू कर देता है। दरअसल ममता को जो अपने पति को लेकर के शक हो रहा था आखिरकार वो सच हो जाता है। दरअसल सुरेंद्र का भाई वीरेंद्र की जब मौत हो जाती है उसके बाद से सुरेंद्र अपनी भाभी से खुलकर बातचीत ही नहीं करता है, बल्कि परिवार वालों के सामने ही खुल्लम खुल्ला उससे मुलाकात भी करने लगता है। इधर एक दिन ममता जब अपने पति को अपनी जेठानी के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है, उसे देखने के बाद ममता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल ममता अपने पति सुरेंद्र को काफ़ी समझाने की कोशिश तो करती है, लेकिन सुरेंद्र अपनी पत्नी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसीलिए ममता अब इसकी शिकायत अपने ससुर लक्ष्मण सिंह से करती है। हालांकि ममता जब अपने ही पति को लेकर अपने ससुर लक्ष्मण सिंह से करती है तो लक्ष्मण सिंह भी अपनी बहू को समझाते हुए कहता है कि दरअसल मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों बेटों के नाम पे कर दिया है। अगर वीरेंद्र की पत्नी उर्मिला अपने तीनों बच्चों को लेकर के अलग हो जाती है तो आधी प्रॉपर्टी की वो मालकिन बन जाएगी। इसलिए बेहतर है कि अगर सुरेंद्र उससे मिल रहा है तो उसे मिलने दो। घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी और सारी प्रॉपर्टी भी हमारे पास रह जाएगी। दरअसल लक्ष्मण सिंह जो अपने बेटे को डांट फटकार लगाने के बजाय अपनी बहू को ही जब इस तरह की बातें कहकर समझाने की कोशिश करता है, इसे सुन करके अब ममता को भी समझने में देर नहीं लगता है कि उसकी परेशानी सुनने वाला उसके ससुराल में अब कोई भी नहीं है। इसीलिए एक बार ममता फिर से अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ममता जब दूसरी बार सुरेंद्र को समझाने की कोशिश करती है तो सुरेंद्र भी साफ साफ अपनी पत्नी से कह देता है कि मेरा भाभी के साथ में अवैध संबंध ही नहीं चल रहा है, बल्कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शादी करने के लिए जब कहता है ये सुन करके ममता भी एकदम से घबरा जाती है और शादी की बात लेकर जब अपने ससुर से शिकायत करती है तो लक्ष्मण सिंह भी अपनी बहू से कहता है कि अगर वो शादी कर रहा है तो उसे करने दो ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। इसमें ममता भी अपने ससुर को जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है, ये बात सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि मेरे बच्चे के भविष्य का भी सवाल है, इसीलिए मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त चाहिए। उसके बाद से ममता अपने बच्चे को लेकर मायके में आ जाती है और जब ये सारी बातें अपने घर परिवार वालों से बताती है तो इसे सुनने के बाद ममता के भी परिवार वाले एकदम से सोच में पड़ जाते हैं। दरअसल ममता के माता पिता और उसके भाई उसे समझाते हुए कहते हैं तुम किसी भी कीमत पे सुरेंद्र की शादी उर्मिला से मत होने देना, क्योंकि वैसे भी सुरेंद्र तुम्हें पसंद नहीं करता है और अगर सुरेंद्र ने अपनी भाभी से शादी कर लिया आगे चल कर के हो सकता है कि तुम्हें घर से भी निकाल देगा। ममता के परिवार वाले जब उसे इस तरह से समझाते हैं कहीं ना कहीं ममता को भी उसके घर परिवार वालों की बातें अच्छी लग जाती है और ममता जब दोबारा से अपने ससुराल में जाती है तो साफ साफ अपने पति और ससुर से कह देती है कि मैं किसी भी कीमत पे अपने पति की शादी जेठानी से नहीं होने दूंगी। इस शादी के जब खिलाफ हो जाती है उसके बाद से सुरेंद्र और उसके पिता भी अब ममता को परेशान करने लगते हैं। दरअसल उसके बाद से सुरेंद्र अब हर छोटी मोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। इधर ममता जो सारी परेशानियों को झेल तो जाती है पर बावजूद इसके ना तो अपने ससुराल को छोड़ने के लिए तैयार होती है और ना ही अपने पति को छोड़ने के लिए। सुरेंद्र को भी जब पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी उसकी भाभी से शादी नहीं होने देगी, आखिरकार एक दिन सुरेंद्र अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने के बाद उसे अपने घर से निकाल देता है। जिस वक्त सुरेंद्र अपनी पत्नी को अपने घर से निकालता है उस वक्त सुरेंद्र की पोस्टिंग लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में होती है। इधर ममता जब अपने घर पे जाती है और सारी बात अपने परिवार वालों से बताती है तो ममता का छोटा भाई श्याम सुंदर उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग जिंदा हैं। दरअसल श्याम सुंदर जो कानपुर में ही एयरफोर्स में नौकरी कर रहा था, श्याम सुंदर उसी वक्त ही लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में जाता है और सुरेंद्र के
सीनियर अधिकारियों से उसकी शिकायत कर देता है। श्याम सुंदर जब शिकायत करता है उसके बाद से सुरेंद्र के सीनियर अधिकारी भी सुरेंद्र के साथ साथ उसकी पत्नी ममता को भी लखनऊ में बुलाते हैं और दोनों से पूछताछ करने के बाद सीनियर अधिकारियों को मालूम चलता है कि इसमें सारी गलती सुरेंद्र की ही है। इसीलिए सुरेंद्र के सीनियर अधिकारी उसे फटकार लगाते हुए इजाज़त देते हैं कि आज के बाद से तुम्हें तुम्हारी पत्नी के साथ इसी लखनऊ के सरकारी क्वार्टर में रहना है। दरअसल सीनियर अधिकारी जो लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में ही उसे एक कमरा अलॉट कर देते हैं, जहां पे अब सुरेंद्र अपनी पत्नी ममता के साथ रहने लगता है। हालांकि कमांड हॉस्पिटल में अपनी पत्नी के साथ रहने तो लगता है, पर बावजूद इसके सुरेंद्र के आदतों में कोई सुधार नहीं होती है, बल्कि सुरेंद्र को जब भी मौका मिलता है अपने घर पे आ जाता है और आकर अपनी भाभी से मुलाकात कर लेता है। इधर लखनऊ में रहने के बावजूद भी ममता अपने पति को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब इसी बात को लेकर अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, लखनऊ में भी सुरेंद्र अपनी पत्नी के साथ झगड़े तकरार करने लगता है। और लखनऊ के सरकारी क्वार्टर में सुरेंद्र जब अपनी पत्नी के साथ झगड़े तकरार करता है, जब झगड़े तकरार करता है, तब तक ममता जा कर के उसके सीनियर अधिकारियों से शिकायत कर देती है, जिससे सुरेंद्र को भी काफ़ी फटकार सुनने को मिलता है। दरअसल काफ़ी सोच विचार करने के बाद सुरेंद्र को लगता है कि इन सब की वजह ममता का छोटा भाई श्याम सुंदर ही है। दरअसल श्याम सुंदर की ही वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ लखनऊ के सरकारी क्वार्टर में रह रहा हूँ, और जब तक उसका भाई जिंदा रहेगा वो मुझे सुकून से नहीं जीने देगा। इसीलिए अब सुरेंद्र अपनी ज़िंदगी सुकून से जीने के लिए श्याम सुंदर को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। और आखिरकार 29 सितंबर को शाम के करीब 6 बजे के आसपास उसके घर पे चला जाता है। दरअसल श्याम सुंदर के पिता बालकृष्ण जब अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो चुके थे, उसके बाद से गांव के ही बगल में अपने लिए एक दुकान खोल रखा था। उसी दुकान में शाम के वक्त अक्सर श्याम सुंदर भी अपने पिता का हाथ बटाने के लिए जाता था। इस बात की जानकारी सुरेंद्र को पहले से मालूम था। 29 सितंबर को शाम के करीब 6 बजे के आसपास जब उसके दुकान पे जाता है तो देखता है कि उस वक्त श्याम सुंदर अकेले ही दुकान पे बैठा हुआ है, जिसे देख करके सुरेंद्र को भी मौका मिल जाता है। सुरेंद्र जब दुकान पे पहुंचता है, श्याम सुंदर से कुछ भी बातचीत नहीं करता है, बल्कि अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालता है और उसी रिवॉल्वर से श्याम सुंदर के ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से श्याम सुंदर की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। हालांकि जब श्याम सुंदर के ऊपर गोली चलाता है और गोली चलने की आवाज़ जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, भागते दौड़ते वहाँ पे पहुँचते हैं, सुरेंद्र को पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सुरेंद्र हवा में फायर करते हुए सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने भी मुझे पकड़ने की कोशिश किया तो मैं उसका भी यही हाल करूँगा। उसके बाद से सुरेंद्र हवा में फायर करते हुए बड़े ही आराम से मौके से फरार हो जाता है। इधर आस पड़ोस के लोग जैसे ही इस घटना को अंजाम करते हुए देखते हैं, इस बात की जानकारी चकेरी थाना पुलिस में दे देते हैं। पुलिस जब अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन सुरेंद्र जब अपने साले श्याम सुंदर की हत्या करता है, उस वक्त सुरेंद्र की पत्नी ममता, जो अभी लखनऊ के सरकारी क्वार्टर में ही थी, जैसे ही इस बात की जानकारी ममता को मालूम चलता है, ममता भी वहां से भागते दौड़ते अपने घर पे पहुंचती है और जब अपने भाई की डेड बॉडी को देखती है तो देख करके चीख चीख करके रोने लगती है और रोते हुए अपने परिवार वालों से कहती है कि इससे अच्छा होता मैं खुद ही विधवा हो गई होती। दरअसल सुरेंद्र जब श्याम सुंदर की हत्या करता है, उस दिन से करीब ठीक 3 साल पहले ही श्याम सुंदर की भी शादी हो चुकी थी और उसके भी 2 बच्चे हो चुके थे। पुलिस जब डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, उसके बाद से बालकृष्ण यादव के ही तहरीर पर सुरेंद्र के नाम पर नामजद हत्या की मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसके बाद से पुलिस अब सुरेंद्र को ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल सुरेंद्र ना तो अपने गांव गांधीग्राम गया था और न ही लखनऊ गया था, बल्कि सुरेंद्र फरार हो चुका था। इधर श्याम सुंदर की डेड बॉडी की जब पोस्टमार्टम हो जाती है, उसके बाद से पुलिस उस डेड बॉडी को श्याम सुंदर के परिवार वालों के हवाले कर देती है। इधर डेड बॉडी बालकृष्ण यादव के परिवार वालों को मिल तो जाती है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, बल्कि पुलिस के सामने नारा लगाने लगते हैं कि पुलिस
जब तक सुरेंद्र को गिरफ्तार नहीं कर लेती है तब तक श्याम सुंदर के अंतिम संस्कार नहीं की जाएगी, जिसकी वजह से पुलिस भी अब काफ़ी दबाव में आ जाती है और काफ़ी सरगर्मी से सुरेंद्र को ढूंढना शुरू कर देती है। और आखिरकार 1 अक्टूबर को सुबह के करीब 4 बजे के आसपास रामा देवी चौराहे से सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब सुरेंद्र को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब सुरेंद्र से श्याम सुंदर की हत्या की वजह पूछती है, इस पे सुरेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरी भाभी उर्मिला के साथ में अवैध संबंध चल रहा था और मैं उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा श्याम सुंदर ही टांग अड़ा रहा था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। दरअसल मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। सुरेंद्र जब अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है, उसके बाद से पुलिस सुरेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब उसकी पत्नी ममता के लिए हो जाती है। दरअसल ममता को समझ में नहीं आता है कि वो अपने बच्चे को लेकर के मायके में रहे या फिर अपने ससुराल में जाए। फिलहाल ममता जो अपने बच्चे को लेकर के अपने माता पिता के साथ ही रह रही है। दरअसल सुरेंद्र की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से उसके साले की मौत ही नहीं हो जाती है, बल्कि 2 परिवारों का घर भी उजड़ जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है सुरेंद्र चौहान। सुरेंद्र चौहान जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं अतौला खान। अतौला खान जो मुंबई के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं बबलू। बबलू जो कन्नौज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं खुशहाल पंचाल। खुशहाल पंचाल जो सायला जालोर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं वैभव सिंह। वैभव सिंह जो रायबरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।